नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखिए हम गुप्तोत्तर भारत के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि इससे संबंधित कई जो प्रश्न हैं वो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। गुप्तोत्तर काल यानी गुप्तोत्तर भारत, इसमें कौन कौन से प्रमुख राजवंश हैं, कौन कौन से प्रमुख महाराजा हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वर्धन वंश, उसके बाद में राष्ट्रकूट वंश, उसके बाद में अपन चालुक्य है, पल्लव है, चोल है, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, गुप्त काल के बाद में जो राजवंश का उद्भव हुआ वो था पुष्यभूति वंश। इन्हें वर्धन वंश भी कहा जाता है। तो देखिए, गुप्तों के बाद में उत्तर भारत में सबसे विशाल जो राजवंश की स्थापना हुई थी वो पुष्यभूति के द्वारा दिल्ली के निकट थानेश्वर में की गई थी। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, दिल्ली के निकट थानेश्वर में किस राजवंश का स्थापना हुई थी? तो पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश। देखिए, पुष्यभूति वंश में 3 शक्तिशाली शासक हुए थे, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। ये 3 ही शासक हुए थे प्रमुख। पुष्यभूति के पुत्र थे प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। प्रमुख इनमें हर्षवर्धन ही माना जाता है। हर्षवर्धन को पराजित है वो चालुक्य शासक था पुलकेशिन द्वितीय, उसके द्वारा नर्मदा के तट पर किया गया था। तो देखिए, सबसे पहले अपन लेते हैं सर्वप्रथम प्रभाकर वर्धन जो था उन्होंने हुणों को परास्त किया था, और प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र राज्यवर्धन शासक बना था। राज्यवर्धन शासनकाल में गौड़ शासक एक शशांक था। राज्यवर्धन के शासनकाल में गौड़ शासक शशांक ने हर्षवर्धन का एक बहनोई था इनका, उस बहनोई के राज्य पर आक्रमण करके उसे मार डाला था। ठीक है, उस बहनोई की का वध कर दिया था। किसने? शशांक, गौड़ शासक शशांक के द्वारा कर दिया गया था। इसी समय हर्षवर्धन की बहन थी राजश्री, वो उसके पति का जब वध कर दिया तो ये आत्महत्या करने के लिए जंगल की ओर जा रही थी, लेकिन हर्षवर्धन था वो उसने अपनी बहन को बचा लिया था। किसको? राज्यश्री को बचा लिया। तभी राज्यवर्धन पर शशांक आक्रमण करके हत्या कर देती है। उसी समय राज्यवर्धन पर जो हर्षवर्धन का बड़ा भाई था राज्यवर्धन, उस पर आक्रमण करके शशांक जो गौड़ शासक था उसने राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। हर्ष को कुंतल नामक एक दूत था, उसने अपने भाई राज्यवर्धन की हत्या का समाचार मिलता है। तो राज्यवर्धन की हत्या किसने की थी? गौड़ शासक शशांक के द्वारा की गई थी, और इसी गौड़ शासक शशांक के द्वारा हर्षवर्धन के बहनोई की हत्या भी कर दी गई थी। अब कई बार यह पूछा जाता है परीक्षाओं में कि हर्षवर्धन का समय कब से कब तक था? तो 606 से 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन का शासनकाल रहा था। 606 ईस्वी में हर्षवर्धन सिंहासन पर बैठा था, लेकिन उसमें राज्य की स्थिति काफ़ी संकटपूर्ण थी, यानी बड़ी समस्या थी। चारों तरफ से राज्य था वो घिरा हुआ था। गौड़ शासक शशांक ने हर्ष के बहनोई और राज्यवर्धन और उसके भाई था राज्यवर्धन, उन दोनों को का वध कर दिया गया था। प्रथम मालव शासक देवगुप्त ने हर्ष के बहनोई ग्रहवर्मा का वध कर दिया गया था। ये मालवा का देवगुप्त है, इसने हर्ष के बहनोई ग्रहवर्मा जो था राज्यश्री का पति, उसका वध कर दिया था, और शशांक ने हर्षवर्धन के भाई राज्यवर्धन का वध है वो कर दिया था। हर्ष के ममेरे भाई और एक मित्र थे भंडी। हर्ष के ममेरे भाई और मित्र कौन थे? भंडी। उसने हर्ष की बहन राजाश्री को विंध्याचल के जंगल में भागने की खबर दी थी हर्ष को। हर्ष ने एक बौद्ध भिक्षु दिवाकर के कहने पर, अपने मित्र था इनका दिवाकर, उसकी सहायता से अपनी बहन को वो बचा लेता है, ढूंढ लेता है, जब तक वह आत्महत्या करने जा रही थी। यानी आत्महत्या करने जा रही थी राज्यश्री, क्योंकि उसके जो पति है ग्रहवर्मा, उसका वध किसके द्वारा कर दिया गया था? मालवा के देवगुप्त के द्वारा। और गौड़ शासक शशांक था, उसने उसके भाई राज्यवर्धन का वध है वो कर दिया था। इस प्रकार से चारों तरफ से घिरा हुआ था हर्षवर्धन अब जब सिंहासन पर बैठा था, तो उस समय की ये स्थिति पूरी है। हर्ष का साम्राज्य दक्षिण में नर्मदा तक फैला हुआ था। वातापी के चालुक्य शासक था पुलकेशिन द्वितीय, उसने नर्मदा के दक्षिणी में हर्ष के विस्तार को रोक दिया। और ये जो जानकारी अपन को 634 ईस्वी में एक एलो है अभिलेख है पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा लिखा गया। एलो अभिलेख से अपन को ये जानकारी मिलती है कि हर्षवर्धन को पराजित पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा ही किया गया था। ये पुलकेशिन द्वितीय था, ये चालुक्य शासक था, उसने हर्षवर्धन को पराजित कर दिया था नर्मदा के तट पर। इसकी जानकारी अपन को एलो अभिलेख से प्राप्त होती है। ये कई बार पूछा जाता है कि हर्षवर्धन को पराजित की जानकारी अपन को किस ग्रंथ से मिलती है, किस अभिलेख से मिलती है? तो एलो अभिलेख। हर्षवर्धन के समय में बौद्ध भिक्षु हेनसांग ने
भारत की यात्रा की 629 से 645 ईस्वी तक। उसमें बौद्ध धर्म था वो कितने संप्रदायों में विभक्त था? 18 संप्रदायों में विभक्त था ह्वेनसांग के समय में। हर्ष का अपना जो अंतिम युद्ध था वो 643 ईस्वी में गंजाम या फिर कांगोद उड़ीसा में लड़ने का उल्लेख है वो मिलता है। हर्ष ने कन्नौज को अपने विशाल साम्राज्य की राजधानी बनाया था। किसको? कन्नौज को। और हर्ष ने महाराज धीराज की उपाधि भी धारण की थी। प्रत्येक 5वें वर्ष ने हर्ष है वो प्रयाग में एक धर्म सम्मेलन का आयोजन करता था और उस महाधर्म सम्मेलन में दान भी दिया करता था। हर्ष एक उच्च कोटि का कवि भी था। हर्ष ने 3 नाटक लिखे थे, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। इन 3 नाटकों की रचना हर्ष के द्वारा की गई थी। और हर्ष के दरबार में एक बाण भट्ट नाम करके कवि रहता था। उसने कादम्बरी और हर्षचरित नामक 2 ग्रंथ लिखे थे बाण भट्ट ने। हर्ष को शीलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्ष को शीलादित्य के नाम से जाना जाता है। ह्वेनसांग ने अपने लेखों में हर्ष को शीलादित्य के नाम से वर्णन किया है। हर्ष की 647 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। उसके साथ पुष्यभूति जो वंश है या वर्धन वंश है उसका क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। यहाँ से देखो कई बार ऐसे प्रश्न उठा लिए जाते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ से प्रश्न उठता है, देखो पहला प्रश्न यहाँ से उठता है कि पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यभूति ने की थी। कहाँ पर की थी? दिल्ली के निकट थानेश्वर में। पुष्यभूति वंश को वर्धन वंश के नाम से भी जानते हैं। इसके 3 शासक प्रमुख हैं, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। अब देखो प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद में राज्यवर्धन शासक बनता है। तो राज्यवर्धन का जो वध है वो गौड़ शासक शशांक है उसके द्वारा कर दिया जाता है। और साथ ही साथ में इसका जो बहनोई है ग्रहवर्मा, उसका वध है वो भी मालवा के शासक के द्वारा कर दिया जाता है। इसकी बहन है हर्षवर्धन की, वो आत्महत्या के लिए जंगलों में चली जाती है। उसको वो अपने मित्र के दिवाकर से कहकर के उसको बचा लेता है। छोटी सी एक कहानी के रूप में अगर अपन इसको पढ़ेंगे, हर्षवर्धन का शासनकाल आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। 606 से 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन का शासनकाल रहा था। हर्षवर्धन सिंहासन पर बैठा था तो पूरा साम्राज्य संकटपूर्ण स्थिति में गिरा हुआ था। गौड़ शासक शशांक ने हर्ष के बहनोई और राज्यवर्धन का जो प्रथम मालवा शासक देवगुप्त ने हर्ष के बहनोई ग्रहवर्मा का वध कर देता है। ये देवगुप्त होता है, उसने ग्रहवर्मा का वध कर दिया। और राज्यवर्धन का वध है गौड़ शासक शशांक के द्वारा कर दिया जाता है। इसकी बहन का पता अपन को कैसे लगता है? एक बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से अपनी बहन को वो बचा लेता है। और अपने भाई के वध का पता हर्षवर्धन को कौन बताता है? कि हर्षवर्धन ने के भाई जो राज्यवर्धन थे उनका वध कर दिया गया है। उसकी हत्या का समाचार है वो हर्ष ने अपने एक दूत था कुंतल नामक, उस दूत के माध्यम से अपन को पता चलता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये 2-4 बात याद रखोगे तो पूरा अपन को अच्छे से याद हो जाएगा। अब हर्षवर्धन किससे पराजित हुआ? तो ये चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हुआ। इसकी जानकारी अपन को एलोह अभिलेख में प्राप्त होती है। हर्षवर्धन प्रत्येक 5वें वर्ष में प्रयाग में क्या करता था? कन्नौज में एक अपने विशाल साम्राज्य की राजधानी कन्नौज बनाई थी। और प्रत्येक 5वें वर्ष में प्रयाग यानी इलाहाबाद में एक महान धर्म सम्मेलन का आयोजन करता था और उसमें खूब दान दिया करता था। और हर्ष स्वयं एक उच्च कोटि का कवि था जिसने 3 नाटक लिखे थे, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबार में प्रमुख कवि था जिसने कादम्बरी और हर्षचरित नामक 2 ग्रंथों की रचना वो की थी। हर्षवर्धन को शीलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में उठा लिए जाते। ये था वर्धन वंश या फिर पुष्यभूति वंश। अब इसके बाद में आता है राष्ट्रकूट राजवंश। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंतिदुर्ग था। कई बार पूछा गया प्रश्न है ये रीट में। दंतिदुर्ग ने 752 ईस्वी के आसपास चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को परास्त करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। दंतिदुर्ग ने 752 ईस्वी में चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को पराजित किया और स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना कर ली। यह पुस्तक वो 10वीं क्लास की पुस्तक है जिसमें पहला चैप्टर जोड़ा गया है, जिसमें महाजनपद काल वगैरह है, उनसे ये प्रश्न है वो मैटर उठाया गया है। ठीक है, तो दंतिदुर्ग ने राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना कर दी। राष्ट्रकूट के प्रारंभ में वातापी के चालुक्यों के सामंत थे। राष्ट्रकूट जो शासक थे पहले वातापी के चालुक्य थे, उनके सामंत रहा करते थे। परंतु दंतिदुर्ग ने उज्जैन में एक हिरण्यगर्भ महान दान एक यज्ञ किया था जिसमें प्रतिहार राजा ने द्वारपाल की भूमिका का कार्य किया था। किसने? प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार जो थे उन्होंने द्वारपाल की भूमिका कार्य किया था कि हम हिरण्यगर्भ महादान यज्ञ कर रहे हैं, अगर किसी दूसरे शासक ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। तो प्रतिहार राजाओं ने द्वारपाल का काम किया। यह कृष्ण प्रथम बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है राष्ट्रकूटों में।
दंतीदुर्ग के बाद में कृष्ण प्रथम 756 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा था। उसने वातापी के चालुक्यों के अस्तित्व को पूर्णतः नष्ट कर दिया था और विजेता होने के साथ साथ कृष्ण प्रथम था वो मंदिर निर्माता भी था। उसने एलोरा में एक प्रसिद्ध कृष्ण मंदिर का निर्माण भी करवाया था। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि एलोरा के कृष्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण। ये गुफा मंदिर है। ध्रुव, ये ध्रुव बहुत महत्वपूर्ण है राष्ट्रकूटों में, क्योंकि इसने त्रिकोणीय संघर्ष में हस्तक्षेप किया और विजय भी हासिल की थी। ये 780 से 793 तक रहा था। ध्रुव राष्ट्रकूट राजवंश का प्रथम ऐसा शासक था जिसने उत्तरी भारत के आधिपत्य में त्रिकोणीय संघर्ष चल रहा था। त्रिकोणीय संघर्षों में एक तो गुर्जर प्रतिहार थे, पाल वंश भी शासक थे जो बंगाल के, और दक्षिण में राष्ट्रकूट शासक ध्रुव भी था। उसमें हस्तक्षेप करके गुर्जर प्रतिहार नरेश वत्सराज और पाल नरेश धर्मपाल को उन्होंने पराजित किया था। उत्तर भारत में राजनीतिक में हस्तक्षेप करने वाला प्रथम शासक कौन था? पूछा जा सकता है कि राष्ट्रकूटों का ऐसा कौन सा शासक था जिसने उत्तर भारत में राजनीति में हस्तक्षेप किया था? तो वह ध्रुव प्रथम था। ध्रुव प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार नरेश वत्सराज और पाल नरेश धर्मपाल को पराजित करके विजेता हासिल की थी विजय। उसने पाल एवं गुर्जर शक्तियों को पराजित करके अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, किंतु दक्षिण में अपने राज्यों में आए हुए संकट को देखते हुए उसने दक्षिण की ओर से पलायन वापस कर दिया कि अपने राज्य में कोई संकट ना आ जाए। इस वजह से वो वापस दक्षिण में चला गया, वरना ध्रुव प्रथम ने उत्तर भारत में राजनीति में हस्तक्षेप है वो किया था। इंद्र तृतीय काफी अच्छा प्रश्न है। ये शासक रहा है 915 से 927 ईस्वी। राष्ट्रकूट वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक माना जाता है। इसके काल में अरबी यात्री अल मसूदी आया था। ऐसे प्रश्न अक्सर उठा लिए जाते हैं कि अरबी यात्री अल मसूदी किसके शासनकाल में आया था? तो इंद्र तृतीय के शासनकाल में आया था। उसने राजा व उसके साम्राज्य की प्रशंसा की थी। अल मसूदी ने इंद्र तृतीय की प्रशंसा की। इंद्र तृतीय ने उत्तर भारत में राष्ट्रकूटों को जीत प्रदान करवाई और झांसी के नेट युद्ध में अपनी जीत भी प्राप्त की थी। उत्तरी राज्यों पर अधिकार करने का जो रास्ता है वो प्रशस्त कर दिया था, यानी उत्तर भारत में अधिकार करने का रास्ता खोल दिया था। और जिस समय में चालुक्यों संघर्ष अनवरत जारी रहा था, यानी चालुक्य भी राष्ट्रकूटों से संघर्ष करते रहे थे। तो ये राष्ट्रकूटों के प्रमुख शासक है। पहला शासक देखिए किसने स्थापना की? दंतीदुर्ग ने। अपन को पता होना चाहिए 752 ईस्वी में। इतनी बात अपन को याद रखनी है। राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना दंतीदुर्ग ने 752 में की थी। ठीक है। और इसने हिरण्यगर्भ एक महादान यज्ञ किया था। इसमें गुर्जर प्रतिहारों को द्वारपाल का कार्य है वो सौंपा गया था। कृष्ण प्रथम था। इसने चालुक्यों का प्रभुत्व पूर्णतः नष्ट कर दिया था। उसके बाद में एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण भी कृष्ण प्रथम ने किया था। ध्रुव प्रथम था। इसने राष्ट्रकूटों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध शासक था। इसने उत्तरी भारत में जो त्रिकोणीय संघर्ष है उसमें हस्तक्षेप किया था। किसने? ध्रुव प्रथम ने। तो गुर्जर नरेश वत्सराज और पाल नरेश धर्मपाल को पराजित करके उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया था ध्रुव प्रथम। ठीक है। इंद्र तृतीय के शासनकाल में कौन आया था? अल मसूदी। यह बात पूछी जा सकती है परीक्षा में। ठीक है। कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय ने 939 से 965 ईस्वी राष्ट्रवंश का प्रतापी शासक था। ये राष्ट्रकूट राजवंश का। अकाल वर्ष की उपाधि किसने धारण की? पूछा जा सकता है प्रश्न कि राष्ट्रकूट राजवंश में ऐसा कौन सा शासक था जिसने अकाल पुरुष की उपाधि धारण की? तो कृष्ण तृतीय ने की थी। उसने चोल शासक प्राकांत को पराजित करके रामेश्वर जो अपने तमिलनाडु में स्थित है रामेश्वर, उसमें एक विजय स्तंभ का निर्माण भी करवाया था। तो ये कथन भी अच्छा है कि राष्ट्रकूटों में कौन सा शासक था जिसने दक्षिण भारत में रामेश्वरम में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? तो कृष्ण तृतीय ने करवाया था। ठीक है। 975 ईस्वी में चालुक्य राजा तेलप द्वितीय ने राष्ट्रकूटों के अंतिम शासक कर्क द्वितीय को पराजित करके राष्ट्रकूट राजवंश का अंत कर दिया था। राष्ट्रकूट राजवंश का अंत कर्क द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। किया किसने था? तेलप द्वितीय ने। यह भी चालुक्य शासक था। प्रारंभ में इन्होंने भी चालुक्यों को पराजित किया था और चालुक्यों से दंतीदुर्ग ने स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण किया, स्वतंत्र राजवंश का उद्भव और विकास हुआ। परंतु अंत में इन्हीं चालुक्यों ने वापिस है इनको क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था कर्क द्वितीय ने। यहाँ पर राष्ट्रकूट राजवंश है वो समाप्त हो जाता है। अगला देखिए चालुक्य सोलंकी। वातापी या वातापी और या वादमी के चालुक्य। वातापी के जो उत्कर्ष काल है चालुक्यों का वो 6वीं शताब्दी से मध्य से लेकर के 8वीं शताब्दी के लगभग 200 वर्षों तक चालुक्य या सोलंकियों का जो राजवंश है वो अस्तित्व में रहा था। वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन द्वितीय था, जिसने अपने पीछे पड़ा था कि हर्षवर्धन को पराजित किया। तो पुलकेशिन प्रथम थे।
543 से 566 ईस्वी तक शासन किया था, परंतु पुलकेशिन द्वितीय ने वातापी के चालुक्य राजवंश का सर्वाधिक योग्य एवं साहसी शासक पुलकेशिन द्वितीय बना था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को, देखो अपन ने पढ़ा था, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। हर्षवर्धन को कहाँ पर पराजित किया? नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। इसकी जानकारी अपन को एलोह अभिलेख में मिलती है। अपने अनेक विजयों से गौरवान्वित होकर के परमेश्वर की उपाधि दान की। पूछा जा सकता है कि चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने कौन सी उपाधि दान की? तो परमेश्वर की। और पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा अजंता के भित्ति चित्रों में ईरानी राजपूत मंडल के स्वागत करते हुए दिखाया गया है। पुलकेशिन द्वितीय उन्होंने अजंता के भित्ति चित्रों में ईरानी और राजपूत मंडल का स्वागत करते हुए इन्हें दिखलाया गया है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को युद्ध में हराने का वर्णन रवि कीर्ति के द्वारा रचित दक्षिणी ब्राह्मी में एक एलोह अभिलेख है, उसमें अपन को जानकारी है वो मिलती है। ये एलोह अभिलेख है, संस्कृत भाषा में बीजापुर कर्नाटका में लिखित है। ठीक है, रवि कीर्ति इसके लेखक है, रचनाकार है एलोह अभिलेख के। पूछा जा सकता है एलोह अभिलेख कहाँ पर है? तो बीजापुर कर्नाटका में है। ठीक है, अब वेगी के चालुक्य, ये तो वातामी के थे। वेगी के चालुक्य, इस वंश की स्थापना पुलकेशिन द्वितीय का एक भाई था विष्णुवर्धन, उसने की थी। 615 से 633 ईस्वी तक शासन रहा था विष्णुवर्धन का। इसका पुत्र उत्तराधिकारी जयसिंह ने, विष्णुवर्धन का उत्तराधिकारी पुत्र था जयसिंह। उसके समय में पल्लवों ने पुलकेशिन द्वितीय के पराजित किया और इस वंश में प्रतापी शासक विजयादित्य तृतीय हुआ था। कल्याणी के चालुक्य, चालुक्य तीन हुए थे। कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक तेलप द्वितीय था। ये तेलप द्वितीय जो था, इसने पीछे अपन ने पढ़ा था राष्ट्रकूट राजवंश कर्क द्वितीय को पराजित किया था, वही ये तेलप द्वितीय। इस वंश के प्रभुत्व राष्ट्रकूटों के पतन के फलस्वरूप प्राप्त था। यानी राष्ट्रकूटों को अंतिम शासक जो था कर्क द्वितीय, उसको किसने पराजित किया था? तेलप द्वितीय ने किया था। तो इस राजवंश का जो प्रभुत्व आया था वो राष्ट्रकूटों के पतन के फलस्वरूप प्राप्त हुआ। और इस वंश के शासक रामेश्वर प्रथम ने कल्याणी यानी कर्नाटका को, कल्याणी प्राचीन नाम किसका था? कर्नाटका का। इसने विक्रमादित्य षष्ठ के सिंहासन पर बैठते समय एक संवत चलाया था, जिसे चालुक्य विक्रम संवत के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा इस वंश का प्रतापी शासक था जिसके दरबार में विल्लन रहा करता था। विल्लन ने विक्रमा देवचरित नामक ग्रंथ की रचना की थी। इस वंश का अंतिम जो शासक था वो सोमेश्वर चतुर्थ था। चालुक्यों का पारिवारिक चिन्ह वराह था। चालुक्यों का पारिवारिक चिन्ह क्या था? वराह। चालुक्यों ने शासन काल में ग्राम अधिकारी को गामूड कहा जाता था। ग्राम अधिकारियों को क्या कहा जाता था? गामूड कहा जाता था। इसमें विस्तृत एवं लोक परोपकारी साम्राज्य स्थापित किया था, परंतु राष्ट्रकूटों से दुश्मनी होने के कारण से उनके बीच कई वर्षों तक युद्ध अनवरत चलता रहा था और अंततः चालुक्य वंश समाप्त हो गया था। राष्ट्रकूट और चालुक्यों में आपस में क्या चलती थी? लड़ाइयाँ चलती थी। कभी चालुक्य जीत जाता था, कभी राष्ट्रकूट जीत जाते। तो चालुक्यों को पराजित करके राष्ट्रकूट राजवंश है वो अस्तित्व में आया और राष्ट्रकूटों को, कर्क द्वितीय को पराजित करके तेलप द्वितीय था, उसने वापिस चालुक्य राजवंश का उद्भव कर दिया था, स्थापित कर दिया था। वाकाटक, दक्षिण राज्य में स्थापित है एक वाकाटक करने वाला वाकाटक वंश सर्वाधिक सम्मानित और सुसंस्कृत राजवंश के रूप में भारतीय इतिहास में चित्रित है। वाकाटक ब्राह्मण थे। मूल स्थान ब्रार विदर्भ प्रदेश था। वाकाटक वंश की स्थापना विंध्य शक्ति 225 ईस्वी में की थी। वाकाटक क्या माने जाते हैं? इनका मूल स्थान कहाँ है? ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये ब्राह्मण माने जाते हैं। मूल स्थान ब्रार यानी विदर्भ था और इस वंश की स्थापना वो विंध्य शक्ति के द्वारा 255 ईस्वी में की गई थी। वाकाटक जो थे, इस वंश में प्रवसेन प्रथम जो था उसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। इसमें 4 अश्वमेध यज्ञ, एक वाजपेयी यज्ञ और अनेक वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान है वो कराया गया था। अजंता में 16 और 17वें गुफा लेख विहार जो है, इसमें 19वें गुहा चेतों का वर्णन वाकाटक गुहा के रूप में हुआ है। ये छोटी छोटी बातें 2-4 पूछी जा सकती हैं। पल्लव राजवंश दक्षिण भारत का प्रसिद्ध राजवंश है। ये भी दक्षिण भारत में पल्लव राजवंश की अपनी संस्कृति, शैली और शांति के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध है। पल्लव राजवंश के संस्थापक जो थे वो सिंह विष्णु थे, जिसने 565 से 600 ईस्वी तक वैष्णव धर्म का अनुयायी रहे थे। उनकी राज्यसभा में संस्कृत का एक महाकवि भारवी रहता था। भारवी की प्रसिद्ध रचना बहुत बार पूछी जाती है, किरीटार्जुनियम। भारवी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? किरीटार्जुनियम। बहुत बार ये पूछी जाती है। तो पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु और ये वैष्णव धर्म का अनुयायी, और इसके राज्यसभा में एक भारवी राजकवि रहते थे, विद्वान
इनकी प्रसिद्ध रचना है किरीटार्जुनीयम, यह बहुत बार पूछी जाती है। महेंद्र वर्मन प्रथम, ये 600 से 630 ईस्वी तक रहे थे। महेंद्र वर्मन प्रथम पल्लव राजवंश का महान शासक था, जिसने मतविलास, विचित्र चित्र आदि उपाधियां धारण की थी। जो जैन धर्म अपना लिया था महेंद्र वर्मन ने, अपनी पुस्तक मतविलास प्रहसन में देवी देवताओं की खिल्ली उड़ाई थी। अच्छा प्रश्न यहाँ से बनता है कि कौन सा ऐसा पल्लव शासक था जिसने देवी देवताओं की खिल्ली उड़ाई थी, तो महेंद्र वर्मन प्रथम था। परंतु शैव संत अप्यार जैन ने जैन मुनियों को धार्मिक वाद विवाद में पराजित कर दिया था और शैव धर्म की प्रतिष्ठा स्थापित की थी। परंतु शैव धर्म के एक अनुयायी थे संते अप्पार, इन्होंने जैन धर्म के मुनियों को धार्मिक वाद विवाद में पराजित कर दिया था। धार्मिक वाद विवाद में पराजित करने के बाद में वापस शैव धर्म की प्रतिष्ठा स्थापित हो गई और इसी प्रभाव से जैन धर्म का परित्याग करके शैव धर्म को स्वीकार कर लिया था। ठीक है। नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम जो था वो 630 से 668 तक रहा था। नरसिंह वर्मन पल्लव राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। उसने वातापी के चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया और इस विजय स्तंभ के उपलक्ष्य में वातापी कोंडा की उपाधि धारण की थी। तो पूछा जा सकता है कि कौन सा जो पल्लव शासक था जिसने वातापी कोंडा की उपाधि धारण की थी, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने की थी। नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय इसके काल में कला और साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हुई थी। उसने राजसिंह की उपाधि धारण की और इसी नाम से स्थापत्य निर्माण की शैली प्रारंभ की थी। और यह नरसिंह वर्मन प्रथम था। इसने कांची में एक कैलाश मंदिर यानी महाबलीपुर में सौर मंदिर का निर्माण है वो करवाया था। ये 2 बार पूछा गया प्रश्न है कि कौन सा शासक था जिसने कांची में कैलाश मंदिर व महाबलीपुर में सौर मंदिर का निर्माण करवाया, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने पल्लव शासक था। ये संस्कृत का प्रख्यात लेखक था दंडियन, जो नरसिंह वर्मन के दरबार में रहते थे। पल्लव राजवंश का अंतिम शासक नंदीवर्मन द्वितीय था। इसके काल में कला को विशेष संरक्षण प्रदान किया था। पल्लव राजवंश की जानकारी वो प्राकृत और संस्कृत दोनों अभिलेखों में मिलती है। तो ये जो पल्लव राजवंश है इसमें प्रसिद्ध जो शासक था वो नरसिंह वर्मन द्वितीय था। इसने प्रसिद्ध कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया और महाबलीपुर में सौर मंदिर का निर्माण करवाया। ये बातें अक्सर परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। चोल साम्राज्य, दक्षिण का प्रसिद्ध चोल साम्राज्य था। सबसे प्राचीन राजवंशों में आता है चोल राजवंश। इसका शाब्दिक अर्थ होता है घूमना। पूछा जा सकता है कि चोलों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो घूमना। चोल वंश का प्रारंभिक जो इतिहास है वो संगम युग 3री शताब्दी माना जाता है। बहुत अच्छा कथन है कि चोल वंश का प्रारंभिक इतिहास संगम युग कौन सी शताब्दी में प्रारंभ हुआ था, तो 3री शताब्दी से प्रारंभ होता है। परंतु चोल जो साम्राज्य है उसका राजनीतिक उत्कर्ष 9वीं शताब्दी में प्रारंभ होता है, यानी वो राजा महाराजा 9वीं शताब्दी में बने थे, जिनकी स्थापना विजयपाल के द्वारा 850 से 880 के द्वारा 80 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? विजयलाल के द्वारा। नरकेश्वरी की उपाधि धारण की थी। यह पल्लवों का सामंत था। प्रारंभ में ये जो थे चोल, ये पल्लवों के क्या थे? सामंत थे चोल। आदित्य प्रथम चोल वंश का प्रथम प्रतापी शासक या शक्तिशाली शासक हुआ था, जिसने पल्लवों के चंगुल से अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। पहले पल्लवों के सामंत थे चोल, बाद में आदित्य प्रथम आया था, उसने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और सफलता के उत्साही होकर के कोदंडराम की उपाधि धारण की थी। और ये उपाधि धारण की जिसमें उसने अपने कराची पर अधिकार कर लिया था 890 ईस्वी में। आदित्य प्रथम ने कराची पर अधिकार कब किया था? 890 ईस्वी के आसपास कराची पर वो अधिकार है वो कर लिया था इन्होंने। आदित्य प्रथम वो पल्लवों को हरा करके कांची पर अधिकार किया, क्योंकि पल्लवों के चंगुल से स्वतंत्र किसने करवाया था? आदित्य प्रथम ने करवाया था। तो पल्लवों को हरा करके कराची पर अधिकार कर लिया था। पूछा जा सकता है कि कौन सा चोल शासक था जिसने पल्लवों को हरा करके कांची पर अधिकार किया? तो आदित्य प्रथम था। और चोल वंश की नींव वो रखी थी। राजराज प्रथम, तो देखिए राजराज प्रथम ये प्रसिद्ध महत्वपूर्ण शासक हुआ था। राजराज प्रथम के साथ चोल इतिहास का गौरवपूर्ण युग है वो प्रारंभ राजराज प्रथम के साथ ही होता है। इसने चेरों की नौसेना को कंडलूर में पराजित किया। इसके बाद में चालुक्य गंगा के राजाओं को मथुरा में पराजित करके लंका के शासक महेंद्र पंचम को भी पराजित किया। चोल अभिलेखों से ये जानकारी अपन को मिलती है। इसने कितने शासकों को पराजित किया था? देखिए
चालुक्य शासक गंगा राजाओं को इसने पराजित किया। मथुरा में श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को पराजित किया। चोल अभिलेखों में अपन को ये जानकारी मिलती है। राजराज के कलिंग सहित 12,000 पुराने द्वीपों वाले सामुद्रिक प्रदेश लक्षद्वीप एवं मालदीव पर भी इन्होंने विजेता हासिल की थी। इन सभी क्षेत्रों पे राजराज प्रथम ने विजेता हासिल कर ली। इसने दक्षिण भारत के तंजौर के द्रविड़ में राजराजेश्वर मंदिर बनवाया था। अच्छा प्रश्न है ये मंदिर है, ये चैत्य हैं, गुफाएं, इनको निर्माण करवाने वाले प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए, तंजौर के निकट द्रविड़ शैली में प्रथम राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया और श्रीलंका के आधे जो राज्य था उस पर अधिकार करके अनुराधापुर नामक एक नई राजधानी की स्थापना कर दी थी। तो ये अच्छा कथन बनता है कि राजराज प्रथम ने श्रीलंका के आधे राज्य पर अधिकार करके उसकी राजधानी किसको बनाया था, तो अनुराधापुर को इसकी राजधानी बनाया था। राजराज प्रथम के शासनकाल में निर्माण काल युग भी कहलाता है। निर्माण काल युग इसलिए कहलाता है क्योंकि इन्होंने तंजौर के निकट दक्षिण में द्रविड़ शैली में एक राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण है वो करवाया था। और इस साम्राज्य की स्थापना मुख्य रूप से आदित्य प्रथम के द्वारा ही की गई थी। ये बात भी ध्यान में रखिएगा। राजेंद्र प्रथम ये 1014 से 1044 तक शासन रहा था। राजेंद्र प्रथम चोल वंश का महानतम शासक था, यानी काफ़ी महत्वपूर्ण शासक था, काफ़ी अच्छा शासक था। इसके शासनकाल में चोलों का स्वर्णयुग कहलाता है। अच्छा प्रश्न बनता है, जैसे गुप्त काल को स्वर्णयुग कहा जाता है, उसी प्रकार से चोलों का स्वर्णयुग किस राजा के शासनकाल को कहा जाता है, तो राजेंद्र प्रथम के शासनकाल को चोलों का स्वर्णयुग कहा जाता है। उसने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया। राजेंद्र प्रथम ने अरब सागर में स्थित सदीमंतीव द्वीप पर अधिकार कर लिया, यानी अरब सागर में एक द्वीप था, सदीमंतीव द्वीप पर अधिकार करके अपनी नौसेना की श्रेष्ठता भी इसने सिद्ध कर दी थी। नौसेना की श्रेष्ठता थी, नौसेना रखता था ये राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में दक्षिण भारत में वैदिक शिक्षा के दर्शन का प्रमुख केंद्र बन गया था। राजेंद्र प्रथम ऐसा प्रथम भारतीय शासक था जिसने विदेशों में भी अपने भारतीय उपनिवेश स्थापित किए थे। अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ से कि कौन सा ऐसा शासक था जिसने विदेशों में भी अपने उपनिवेश स्थापित किए थे। चोल शासक राजेंद्र प्रथम। श्रीलंका को संपूर्ण रूप से विजित किया था इसने, और दक्षिणी पूर्वी एशिया। अब देखो, राजराज प्रथम था, उसने तो श्रीलंका के आधे राज्य पर शासन किया था और अनुराधापुर को अपनी राजधानी बनाया था, परंतु राजेंद्र प्रथम था, उसने तो संपूर्ण श्रीलंका पर ही अधिकार कर लिया था और दक्षिण पूर्वी एशिया में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। गंगकोंड चोलमपुर में मंदिर का निर्माण करवाया और जिसमें विश्व प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति स्थापित करवाई थी। इसमें शिव को तांडव नृत्य करते हुए, नटराज की जो मूर्ति है इसमें शिव भगवान है वो तांडव नृत्य करते हुए दर्शाए गए हैं। राजेंद्र प्रथम पहला भारतीय शासक था जिसने भारतीय सीमाओं के बाहर जल मार्गों के द्वारा बंगाल की खाड़ी में पूर्वी एशियाई देशों के विरुद्ध अपने जहाज़ों के बेड़े को प्रयोग किया था। राजेंद्र जो प्रथम है वो काफ़ी महत्वपूर्ण शासक था और इसी के कारण बंगाल की खाड़ी उस समय चोलों की झील कहलाती थी। बंगाल की खाड़ी को क्या कहा जाता था? चोलों की झील। राजेंद्र प्रथम ने कावेरी के निकट दक्षिण में गंगेकोंडम जलमपुरम नगर का निर्माण है वो भी करवाया था, जहाँ पर चोल गंगम तालाब बना करके उत्तर भारत में पाल वंशीय शासक महिपाल व गंगा नदी के राजाओं को पराजित करके गंगा जल को वहां से ला करके इस तालाब में डलवाया और इस तालाब में बनी हुई जलधारा को राजेंद्र चोल का जलीय स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। तो राजेंद्र चोल का जलीय स्तंभ क्या होता है? तो देखिए, गंगा नदी के जल को लाया था वहाँ पर एक तालाब में डलवाया और उस तालाब को बनी हुई जलधारा थी, उसे राजेंद्र चोल प्रथम का जलीय स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। राजराज प्रथम ये 1044 से 1052 में इसने चेर पांडे और लंका पर नियंत्रण रखा और कल्याणी यानी कर्नाटका को विजय करके विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की और चोलों का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। चोलों का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र तृतीय। अब चोलों की प्रशासन व्यवस्था देखते हैं अपन थोड़ी। चोल जो प्रशासन के अंतर्गत है, केंद्रीय सत्ता राजा की महत्वपूर्ण था, यानी राजा मुख्य होता था, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और हिसाब का। इस रूप में वो राजतंत्रात्मक शासन था। सभी तरह से राजा ही महत्वपूर्ण होता था, वही न्याय का प्रमुख होता था, वही सेना का प्रमुख होता था, वही राज्य का महत्वपूर्ण शासक होता था। ज्येष्ठता के आधार पर ही राजा उत्तराधिकारी का प्रचलन था, यानी पहले पिता बन गया, उसके बाद में उसका बेटा, फिर उसका बेटा, मतलब उत्तराधिकारी प्रचलन ऐसे बड़े के आधार पर चलता रहता था। उपराजा के पद पर राजकुमारी रहती थी। उपराजा के पद पर कौन रहती थी? राजकुमारी का स्थान था। राजकुमारी की नियुक्ति की जाती थी। सरकारी अधिकारी 2 श्रेणी के, पहली उपश्रेणी पेरू
पेरुंद्रम थी, निम्न श्रेणी शिरुद्रम थी। राज्य के उच्च अधिकारी मंत्रियों को उडनकुटम कहा जाता था। ये अच्छे यहाँ से कथन बनते हैं छोटे छोटे कि राज्य की जो श्रेणियाँ थी वो किस किस नाम से थी, तो पेरुंद्रम, और उच्च श्रेणी थी ये पेरुंद्रम, निम्न श्रेणी शिरुद्रम। मंत्री जो थे उनको उडनकुटम कहा जाता था। दक्षिणी भारत में चोल राजवंश के राज्य को राष्ट्र, कोहम तथा ग्राम में विभक्त था, यानी राष्ट्र था, फिर कोहम था, फिर ग्राम सबसे छोटी इकाई थी, ताकि प्रशासन सुदृढ़ता से बना सके, यानी नीचे से लेकर के ऊपर तक एक क्रम चलता था। इस प्रकार के जो प्रश्न है वो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको मैंने करीब करीब पूरे जो राजवंश हैं गुप्तोत्तर काल के वंशों का अपन ने अध्ययन किया है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी बात, प्रश्न कहाँ से बनते हैं। आप आराम से उस कक्षा 10 का जो पहला चैप्टर है उसको पढ़िए, और फिर उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर हैं वो भी मैंने डाल रखे हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप ये पढ़ने के बाद में प्रश्न उत्तर सोल्व करोगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। धन्यवाद दोस्तों।